दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं यूपी का रहने वाला और आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। यह बात आज से करीब 20-22 साल पुरानी है। तब मैं स्कूल में पढ़ता था और मेरी उम्र करीब 14-15 साल की होगी। हमारी स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और हम लोग अपनी नानी के घर गए हुए थे। हमारी नानी जी का घर एक गांव में था और उस गांव में तब तक लाइट नहीं आई थी। इसीलिए गांव के सब लोग अंधेरा होने से पहले ही अपने अपने घर चले जाते थे और रात के 9 बजते बजते पूरा गांव सुनसान होने लगता था। पर हम लोग शहर में रहते थे और हमें जल्दी नींद नहीं आती थी। इसीलिए हम लोग रात के 11-12 बजे तक जागते रहते थे। और एक बार हम ऐसे ही रात में बैठे बातें कर रहे थे तो मेरे मामा जी का लड़का बोला, गांव से बाहर की तरफ कोई 6-7 किलोमीटर दूर एक काफ़ी पुराना मंदिर है, पर काफ़ी सालों से मंदिर में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है। गांव वालों का कहना है कि इस कारण वह मंदिर शापित हो गया है और अब उस जगह भूत और चुड़ैल रहते हैं। गांव के कई लोगों ने उन्हें देखा है और इसी कारण गांव का कोई भी व्यक्ति अब उस मंदिर की तरफ नहीं जाता और इसी कारण वह मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। अपने कज़न की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उस वक्त तक मैं इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मैंने हंसते हुए उससे कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सब तुम्हारा वहम है और लोग बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते हैं ताकि बच्चे उस तरफ ना जाएं। पर वह मान नहीं रहा था। उसका कहना था कि भूत होते हैं। तो मैंने उससे कहा, ठीक है, हम दोनों उस मंदिर में चलेंगे और जब तुम खुद उस मंदिर में जाकर देखोगे तभी तुम्हें विश्वास होगा। मंदिर जाने की बात सुनकर वह काफ़ी घबरा गया, पर मैंने उसे विश्वास दिलाया कि कुछ नहीं होगा और फिर हम दोनों सो गए। अगले दिन जब हम उस मंदिर में जाने की बात कर रहे थे तो मेरे कज़न के 2 दोस्त भी वहां आ गए और हमारी बात सुनकर वह भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मंदिर जाने के 2 रास्ते थे, एक पगडंडी से और दूसरा गांव के पास ही स्थित जंगल से। जंगल वाला रास्ता छोटा था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शाम 5 बजे के करीब जंगल वाले रास्ते से जाएंगे ताकि अंधेरा होने से पहले लौट सकें। और क्योंकि हम रोज उस जंगल के आसपास ही खेलते थे, इसीलिए किसी को शक भी नहीं होता कि हम मंदिर जा रहे हैं। और फिर प्रोग्राम के मुताबिक हम शाम 5 बजे जंगल के रास्ते मंदिर की ओर चल पड़े। मैंने गौर किया कि जैसे जैसे हम लोग मंदिर के करीब जा रहे थे वैसे वैसे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें कम होती जा रही थी और करीब 45-50 मिनट चलने के बाद हम लोग मंदिर पर पहुंच चुके थे। मंदिर को देखकर ही लग रहा था कि कई 100 साल पुराना है और अब वह जगह जगह से टूट रहा था। हम लोग डरते डरते मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर हमें काफ़ी घुटन सी महसूस हो रही थी और वहाँ दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे थे कि हमें मंदिर के एक कोने में एक काली सी परछाई दिखाई दी, जिसकी लाल लाल आंखें हमें घूर रही थी। और अब वह परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उसे देखते ही हम लोग काफ़ी डर गए और गिरते पड़ते वहाँ से भागने लगे। भागने के चक्कर में मेरा कज़न वहीं मंदिर में गिर गया और गिरने के कारण उसे चोट भी लग गई। पर हम चारों किसी तरह सही सलामत गांव तक पहुंच गए। घर पर हम लोगों ने झूठ बोल दिया
कि यह चोट हमें खेलते हुए लगी है। पर फिर सुबह होते होते मेरे कज़न को काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था और उसे डॉक्टर को दिखाया गया, पर दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर उसने रात को उठकर चिल्लाना भी शुरू कर दिया था कि वह मुझे मार डालेगा, वह मुझे मार डालेगा, वह मुझे मार रहा है। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया और मैंने नानी को उस दिन की सारी बात बता दी कि उस दिन हम लोग उस पुराने मंदिर में गए थे और मेरे कज़न को मंदिर में गिरने के दौरान वहाँ चोट लग गई थी, ना कि खेलने से। मेरी बात सुनकर मेरी नानी बहुत गुस्सा हुई कि मैंने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। फिर नानी उसी वक्त मामा जी के साथ मेरे कज़न को लेकर गांव के एक बाबा के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। तो बाबा ने नानी को बताया कि जब मेरे कज़न को मंदिर में चोट लगी थी तो इसके खून की कुछ बूंदें वहीं गिर गई थी, जिसकी महक से वह प्रेत इसका पीछा करते करते घर तक आ गया और इस पर हावी हो गया। आप लोग इसे सही समय पर मेरे पास ले आए। अगर आप कुछ दिन और लेट हो जाते तो इसे बचाना मुश्किल हो जाता। फिर बाबा ने मेरे कज़न का इलाज शुरू किया। पूरे 10 दिनों तक मेरे कज़न को बाबा के पास ले जाया गया। तब कहीं जाकर मेरा कज़न ठीक हुआ। साथ ही बाबा ने मेरी नानी जी को यह भी बताया कि वह तो अच्छा हुआ कि यह लोग अंधेरा होने से पहले मंदिर से बाहर निकल गए। अगर इन लोगों को मंदिर में अंधेरा हो जाता तो इन लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचता, क्योंकि रात के अंधेरे में इन काली शक्तियों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने कभी भी भूत प्रेतों का मजाक नहीं बनाया और इन चीज़ों पर विश्वास करने लगा। बस इतनी ही सी थी मेरी यह आप बीती। और दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप चाहे भूत प्रेतों और इन सब चीज़ों पर विश्वास करें या ना करें, पर इन चीज़ों का कभी भी मजाक न बनाएं, क्योंकि जब इन सब चीज़ों से सामना होता है तो कोई भी तर्क काम नहीं करता। दोस्तों, आपको रमेश जी की यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब चलते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं यूपी। दोस्तों, यह कहानी है विक्रम की। विक्रम की 3-4 महीने पहले ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम साक्षी था। वह दोनों काफ़ी खुश थे। विक्रम एक कंपनी में जॉब करता था। कंपनी ने दूसरे शहर में अपना ऑफिस खोला था और विक्रम का ट्रांसफ़र वहां कर दिया गया। वहां विक्रम को रहने के लिए कंपनी की तरफ से एक फ्लैट भी मिला था और फिर विक्रम अपनी पत्नी साक्षी के साथ उस फ्लैट में रहने लगा। फ्लैट काफ़ी सुंदर था। कुछ ही दिनों में दोनों ने मिलकर घर का सारा सामान सेट कर लिया था। शुरू का महीना 1.5 महीना तो आराम से गुजर गया, कोई समस्या नहीं हुई। पर फिर साक्षी को लगने लगा जैसे उस फ्लैट में कोई है, पर साक्षी इसे अपना वहम मानती रही और विक्रम को इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। और फिर एक दिन साक्षी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। वह वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है और टीवी देखने लगती है। और फिर जब वह थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती है तो वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा नहीं होता। यह देखकर साक्षी हैरान हो जाती है और इधर उधर कपड़ों को ढूंढने लगती है, पर उसे कपड़े कहीं दिखाई नहीं देते। और फिर जब वह अपने बेडरूम में जाती है तो वह सारे गीले कपड़े बेड पर पड़े होते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब क्या है। शाम को विक्रम के आने पर वह उसे सारी बात बताती है,
पर विक्रम उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि वही बेड पर गीले कपड़े रखकर भूल गई होगी। साक्षी को भी लगता है कि शायद वही भूल गई होगी, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर एक रात वह दोनों अपने बेडरूम में आराम से सो रहे होते हैं कि किसी आवाज़ से विक्रम की नींद टूट जाती है और विक्रम को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कमरे में कोई तेज तेज सांसें ले रहा है। वह उठकर बैठ जाता है और अधखुली आंखों से इधर उधर देखने लगता है और तभी उसे साक्षी के बगल में कोई इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर विक्रम डर जाता है और अपनी आंखों को मसलकर दोबारा देखता है, पर अब वहाँ कोई नहीं था। विक्रम बिस्तर से उठकर लाइट जलाता है और पूरे कमरे में देखता है, पर पूरे कमरे में कोई नहीं होता। विक्रम सोचता है कि शायद नींद में होने की वजह से उसे यह सब दिखाई दिया और फिर विक्रम सो जाता है। पर धीरे धीरे ऐसी घटनाएं रोज होने लगती हैं, जिसकी वजह से विक्रम और साक्षी सोच में पड़ जाते हैं कि शायद इस घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और फिर एक रात वह दोनों सो रहे होते हैं कि बेड के हिलने की वजह से दोनों की नींद खुल जाती है। विक्रम उठकर लाइट का बटन ऑन करता है, पर लाइट नहीं जलती और तभी उसे साक्षी की चीख सुनाई देती है। विक्रम पलटकर साक्षी को देखता है, पर साक्षी बिस्तर पर नहीं होती, पर बेड अब भी हिल रहा होता है। विक्रम बेड के नीचे देखता है तो वह देखता है कि साक्षी बेड के नीचे लेटी हुई उसी की ओर देख रही है और साक्षी के पीछे कोई और भी है, जिसने साक्षी के सर को पकड़कर उसे नीचे की ओर दबा रखा है। यह देखकर विक्रम काफ़ी डर जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे और तभी लाइट आ जाती है और इसी के साथ वह आदमी गायब हो जाता है। और फिर विक्रम साक्षी को बेड के नीचे से बाहर निकालता है और दोनों तेजी से अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं। बाहर ड्राइंग रूम में अंधेरा होता है और अंधेरे में ही वह लोग ड्राइंग रूम से मेन डोर की ओर बढ़ने लगते हैं कि तभी विक्रम को कोई पीछे से धक्का देता है। विक्रम जमीन पर गिर जाता है और जब वह लोग पीछे देखते हैं तो पीछे वही शख्स खड़ा होता है जिसने साक्षी को बेड के नीचे खींचा था। यह देखकर साक्षी और विक्रम की चीख निकल जाती है और तभी कमरे में रखा सामान हवा में उड़कर उन लोगों पर गिरने लगता है, पर वह दोनों किसी तरह कमरे का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर जाने में कामयाब हो जाते हैं और तभी उन दोनों को पीछे से जोरदार धक्का लगता है, जिससे वह सीधा फ्लैट के बाहर गिरते हैं और फ्लैट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर वह दोनों उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर निकल जाते हैं और बिल्डिंग से बाहर आकर जब वह अपने फ्लैट की ओर देखते हैं तो उन्हें अपने बेडरूम की खिड़की पर एक साया खड़ा दिखाई देता है और तभी बेडरूम की लाइट ऑफ हो जाती है। वह दोनों पूरी रात बिल्डिंग के बाहर बैठे रहते हैं और सुबह होने पर अपने ऑफिस से कुछ लोगों को बुलाकर विक्रम वह फ्लैट खाली कर देता है। दोस्तों, अब चलते हैं हम आज की अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, यह घटना मेरे दोस्त के पड़ोसी के साथ घटी थी, जिसका नाम मोहम्मद है और वह टैक्सी चलाते हैं। एक रात वह सवारी को छोड़कर वापस आ रहे थे तो शॉर्टकट के कारण उन्होंने गोरे गांव की आरे कॉलोनी का रास्ता अपना लिया। सभी मुंबई वालों को पता है कि वह जगह कितनी भूतिया है। जब वह टैक्सी चलाते हुए उस रास्ते से गुजर रहे थे तो वह रास्ता काफ़ी सुनसान था।
तभी उन्होंने रास्ते में 6-7 लोगों को खड़े हुए देखा, जिनकी शक्ल काफ़ी डरावनी लग रही थी और उनकी हाइट भी नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे मोहम्मद काफ़ी डर गए। वह समझ गए थे कि यह इंसान नहीं है और इसी कारण उन्होंने वहाँ पर टैक्सी नहीं रोकी और उनके ऊपर से ही टैक्सी निकाल कर ले गए। और आगे जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर अगली सुबह जब वह उठे तो उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार था। उन्होंने डॉक्टर से दवाई भी ली, पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी तबीयत हर बीतते दिन के साथ ठीक होने की बजाय ख़राब होती जा रही थी और उनकी सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही थी। तो फिर वह एक दिन घर के पास बनी मस्जिद में गए और वहाँ के मौलाना को अपने साथ बीती सारी बात बता दी। हालांकि मौलाना साहब तो उनको देखकर ही समझ गए थे कि इनके ऊपर जिन्नों का वास है, और वह भी एक नहीं, पूरे 7 जिन। फिर मौलाना ने कुछ पढ़ा और उन पर फूंक मारी तो उस टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद के अंदर से वह जिन्न बोला, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो मौलाना साहब बोले, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? तो वह जिन्न बोला, मैं अपने परिवार के साथ खड़ा था और इसने मेरे परिवार के ऊपर से गाड़ी निकाल दी। मैं अब इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। और इसके बाद मौलाना साहब ने कुछ पढ़कर उन पर पानी फेंका, जिससे वह जिन शांत हो गए। और फिर मौलाना ने उनसे कहा कि अब तुम्हें ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि वह जिन तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर जैसा मौलाना साहब ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। 6-7 दिन ही बीते थे कि उस टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद की मौत हो गई। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद को मार दिया और उसकी आत्मा को अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, आपको आज की सारी कहानियाँ कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हॉरर स्टोरी बाय रितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, यह कहानी है विक्रम की। विक्रम